तो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और दो पार्ट में आपके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पहले पार्ट में बात की थी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इसका डिफरेंस और इसके बीच क्या रिलेशन है वो भी हमने पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में जस्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए, जिसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दी थी। और आज की क्लास बेस्ड होगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। बच्चा लोग कह रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा है भाई। भाई ये है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। एक्चुअली ये बल्ब की रोशनी इतनी तेज हो गई कि आपको शायद नजर नहीं आ रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं बच्चा, आज के टॉपिक पर फोकस करो। टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो यार, मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। अब ऑब्जेक्टिव कैसे, कितने प्रकार के हो सकते हैं, पहले तो समझो। देखो यार, यहां पर हम एक बिजनेस फर्म चला रहे हैं, ठीक है। सपोज करो मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, यहां पर 100 वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला वर्कर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं वो हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज, जिस सोसाइटी में हम यहां पर रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह के हम ये बिजनेस कर रहे हैं, तो सोसाइटी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी हम बात करेंगे। तीसरी चीज, हम लोग बिजनेस यहां पर कर रहे हैं, तो भाई हम बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी बिजनेस के प्रति, मैनेजमेंट की बिजनेस के प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव बिजनेस के हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ऑब्जेक्टिव। आखिर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहते हैं, ठीक है। दूसरा सोशल, यानी हमारी सोसाइटी के प्रति हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी वर्कर्स के प्रति हमारी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं वो। तो तीनों को ही एक एक से डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले आओ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। भाई मैनेजमेंट का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या इससे उम्मीद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चाहते हैं सर्वाइवल। देखो यार, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सबसे पहले चाहती है कि कम से कम मार्केट में सरवाइव तो करें। यार सरवाइव करना मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार आज की डेट में आप कंपटीशन देख रहे हो कितना ज्यादा है। जिस हिसाब से कंपटीशन है उस हिसाब से काफी इंडस्ट्रीज तो मार्केट में सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नोकिया का नाम तो सुना है ना, नोकिया कंपनी। अच्छे खासे मोबाइल फोन आते थे पहले, फिर वीवो, ओप्पो, लोप्पो, पता नहीं कौन कौन से फोन आए। आज की डेट में नोकिया मोबाइल फोन्स के मामले में तो सरवाइव शायद नहीं कर पा रहा है मार्केट से, है ना। तो मार्केट में सरवाइव करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हर एक बिजनेस फर्म, हर एक मैनेजमेंट ये चाहता है कि हमारी फर्म, हमारा प्रोडक्ट कम से कम मार्केट में लॉन्ग टाइम के दौरान, कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग टाइम के दौरान कम से कम सरवाइव तो करें, मार्केट में बने तो रहे कम से कम, है ना। तभी तो बाकी के काम होंगे। तो देखो, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चे, काफी लंबे समय तक के लिए इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पहला ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। और ये पॉसिबल कैसे होता है, ये पॉसिबल तभी होता है जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर कर सको। कम से कम यार, कि जितने का सामान बन रहा है उतना ही का तो बेचो या उससे ज्यादा बेचो, ठीक है। ज्यादा बेचोगे तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो सबसे सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारे पास है प्रॉफिट। अब यार कोई भी बिजनेस, हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं यार, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट क्यों कमाना है, क्योंकि भैया बिजनेस करके इतनी रिस्क हम ले रहे हैं तो कुछ तो मिले। हमने इतनी कैपिटल लगाई, मशीन अरेंज की, लेबर लगा रखी है, तो कुछ तो कमाने की सोचते हैं हम। तो सेकंड है हमारे पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है, ठीक है, ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो,
एक इंडस्ट्री से दो इंडस्ट्री, ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाना चाहते हो, तो प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं आएगा, जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं कमाओगे, तब तक ग्रोथ कैसे कर पाओगे, है ना? बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी ना। अच्छा, इसके साथ ही प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। और प्रॉफिट होता क्या है? एक रिवार्ड है। किस बात का? बिजनेसमैन इतनी जो रिस्क ले रहा है ना, रिस्क लेने के बदले में प्रोड्यूसर को या बिजनेसमैन को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, चलो तीसरे पॉइंट पर आओ। तीसरा पॉइंट है हमारे पास ग्रोथ। यार हर एक बिजनेस, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, क्या चाहते हैं? ग्रोथ करना। हर एक, यार आप लोग भी यार इस टाइम पे 12th में पढ़ रहे हो, अगर मैं आपको 10-12 साल लगातार 12th में ही पढ़ाते रहूं, मजा आएगा? कहोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, बोर हो जाएंगे क्लास में। हाँ भाई, तो बिजनेस का भी सेम यही है यार। एक छोटी सी दुकान में अगर आप अपना पूरा जीवन निकाल देते हो, तो यार आपने बिजनेस ठीक से नहीं किया। हर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? छोटी सी दुकान से स्टार्ट करें तो दुकान बड़ी हो, दुकान बड़ी हो जाए, उसके बाद दुकान की 2-3 ब्रांचेस हो, ब्रांचेस होने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिजनेस करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद भैया हम स्टेट लेवल पे बिजनेस करेंगे, स्टेट के बाद भैया हम पूरे देश में व्यापार करेंगे। अच्छा, फिर तो भैया हम मल्टीनेशनल कंपनी बनाएंगे, दूसरे देशों में भी सामान बेचेंगे। बिल्कुल यार, हर एक बिजनेसमैन जनरली यही चाहता है। ठीक है, तो तीसरा है आपका ग्रोथ। ग्रोथ आप कैसे कर सकते हो? प्रोडक्ट बढ़ा के भी कर सकते हो, अपना एरिया यानी लोकेशन बढ़ाकर भी कर सकते हो। चलो देखो जरा। तो द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अच्छा, ग्रोथ कैसे मेजर करते हो वो भी देख लो। सेल्स के टर्म में ग्रोथ होती है, नंबर ऑफ ब्रांचेस के टर्म में ग्रोथ होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के टर्म में ग्रोथ मेजर करते हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये सारी ही चीजें ऐसी हैं, जितनी ज्यादा बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हम लोग उतनी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये थे 3 छोटे छोटे सिंपल से ऑब्जेक्टिव, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। अब आओ जरा सेकंड पर आओ। अब सिंपल है सारी चीजें, ठीक है। सेकंड आओ सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सोसाइटी के प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। सोसाइटी तो समझते हो ना यार, हम यहां पर रह के बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। अब बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके प्रति कुछ तो जिम्मेदारियां हैं हमारी, है ना। चलो ऐसे ही बिना बुक की लैंग्वेज के, बिना बुक के पॉइंट्स पढ़े, ऐसे ही सोच के देखो यार, मैं यहां पर बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, आसपास गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर भी हैं, मीडियम क्लास भी है, हर एक प्रकार के लोग रहते हैं, तो मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति। सबसे पहले तो आप कहोगे सर सोसाइटी की बात करें तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो बाहर से वर्कर्स ना बुला करके आप सोसाइटी के ही वर्कर ले लो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। दूसरी बात, हम यहां पर यार बिजनेस कर रहे हैं तो कोशिश करना है कि पॉल्यूशन ना करें हम, क्योंकि आसपास लोग रहते हैं यार, तो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी नहीं करना है, कोई ऐसी गतिविधि मत करना जिससे सोसाइटी का माहौल खराब हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं, कि भाई यहां पर पता चला बिजनेस के हिसाब से या बिजनेस के नाम पे ऐसा ना हो यार तुम बैठ के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, बैठ के पता चला पत्ते खिलवा रहे हो, ऐसे काम मत करना जिससे सोसाइटी का माहौल खराब हो। ठीक है, और बताता हूं यार, अगर सोसाइटी में कभी किसी लोगों को पैसों की जरूरत पड़ जाए, कभी लोन की जरूरत पड़ जाए, तो यार सोसाइटी के ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, उन्हें थोड़ा बहुत लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कम रेट पे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, पर चलो आप लोगों ने देखा होगा जैसे नवरात्रि आती है तो दुर्गा जी की मूर्ति बिठाते हैं, तो यार पूरी कॉलोनी से या फिर सब लोग सोसाइटी के लोग मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं। तो यार आप भी तो सोसाइटी के हो ना, आप भी थोड़ा हेल्प कर सकते हो। सिविक एक्टिविटीज जो भी है, वो सारी एक्टिविटीज जो सोसाइटी मिलके कर रही है, आप उसमें अपना योगदान दे सकते हो। सोचो यार, सोसाइटी है, आप भी इसी सोसाइटी में रहते हो, आप तो और बिजनेस कर रहे हो, बहुत कुछ कमा रहे हो, तो सोसाइटी के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, आओ पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सो सप्लाई ऑफ, अरे ये तो मैं बताने ही भूल गया भाई, कि सोसाइटी के लोग हैं यार, है ना, अगर वो सामान खरीदने हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें बाकी लोगों की अपेक्षा हम सोसाइटी के लोगों को
कम रेट पर अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब सोसाइटी से अगर थोड़ा कम भी कमाएंगे ना तो भी चल जाएगा। देखो सो पॉइंट पर आओ जरा, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज। शायद ये समझ गए कि जो सोसाइटी के जो मिलके सब लोग काम करते हैं ना, उनमें आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दोगे। इसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी है आसपास के लोग हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, देखो यार गर्मियों की छुट्टी अभी चल रही है, जून का महीना चल रहा है, तो यार आप क्या कर सकते हो, जो बच्चे हैं ना जिनके भी गर्मियों की छुट्टी चल रही है उनको कोई ट्रेनिंग कोई कोर्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे बच्चे सोसाइटी के बड़े खुश रहेंगे यार, उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड, ठीक है, तो ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप अरेंज कर सकते हो सोसाइटी में। इसके बाद यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का ऐसा मेथड लगाना जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉल्यूशन मत करना, ठीक है। और एक और लास्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो जो हमारे सोसाइटी के गरीब तबके हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के प्रति, ठीक है। चलो इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव, वो है हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब ये बताओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तकरीबन 100 वर्कर काम करते हैं, 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो बिजनेस की एम्प्लॉइज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं या नहीं बनती हैं? बिल्कुल बनती हैं यार, है ना। सबसे पहला जो आपके माइंड में आता है कि सर वर्कर हैं, गरीब हैं बेचारे, उन्हें टाइम पर सैलरी देना और कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, जितना पड़ोसी दे रहा है, जितना मार्केट में वेज रेट चल रहा है उतना ही देना या उससे ज्यादा देना। एक तो टाइम पे देना, दूसरी चीज कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, ठीक है। और बताओ वर्कर्स के प्रति और क्या कर सकते हो? आप कहोगे सर जो वर्किंग कंडीशन है ना थोड़ी सी साफ सुथरी होनी चाहिए, बेचारे ऐसे ना हो वर्कर्स जो गंदी जगह बैठ के काम करें ना, भाई डेली झाड़ू पोंछा करवाओ, ठीक है, चलो मान लिया कि वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वर्कर है बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, सर कुछ कुछ वर्कर्स को प्रमोशन दे दो, वो बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, बाकी के वर्कर अच्छे से काम करेंगे। तो बिल्कुल भाई उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, उनको प्रमोशन दे सकते हो, तो ये सब काम भी आप वर्कर्स के प्रति कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, रीड आउट करते हैं। अच्छा एक चीज और, आप देखो वर्कर्स से थोड़ा सा बात करने के तरीका बताता हूं मैं आपको, ठीक है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वर्कर्स की थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रख लिया करो। आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो सीनियर अथॉरिटी होती है ना, वो वर्कर से किस प्रकार से बात करती है, जैसे वर्कर तो दुश्मन हो यार, मतलब उन्हें प्यार से बुलाते भी नहीं है, मतलब बड़ा अजीब लगता है यार, कई बार हम लोग भी देखते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, बुलाने का तरीका है, आराम से बुला सकते हो। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का, उनकी सोशल रिस्पेक्ट का, मतलब सोसाइटी के प्रति उनकी रिस्पेक्ट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इससे वो मोटिवेट होते हैं यार। चलो अब ये आओ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो कॉम्पिटिटिव सैलरी है ताकि उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सके, प्रमोशन दे सकते हो, ट्रेनिंग करवा सकते हो, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसके बाद ये है देखो बच्चा, पीर रिकॉग्निशन मींस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, तो आपको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। सोशल रिकॉग्निशन यानी सोसाइटी के प्रति उसकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप झुककर उसे नमस्ते करोगे ना भाई, दैट इज नॉट सोशल रिकॉग्निशन और सोशल सोसाइटी के प्रति रिस्पेक्ट ना। अगर आप कभी बाई चांस सोसाइटी में उससे टकरा जाते हो, वो आपको नमस्ते कर रहा है, तो कम से कम प्यार से आप उसे विश तो कर ही सकते हो यार, अच्छा लगेगा उसे भी, है ना। तो सोशल रिकॉग्निशन है, रिस्पेक्ट फॉर कॉलीग टू फुलफिल सोशल। इसके बाद गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, सो सिंपल पॉइंट। तो ये थे बच्चे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपके सोशल ऑब्जेक्टिव और आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुके होंगे। कहीं किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। बाकी कहीं कोई और परेशानी, कोई और डाउट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और आज की क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। से पहले छोटी सी बात और कि बच्चा लोग अगर ये सारे पॉइंट्स भी याद करने में आपको प्रॉब्लम हो ना, तो आप मुझे बताना, मैं आपको टाइम टू टाइम शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। वैसे लगा तो नहीं मुझे कि कोई पॉइंट हार्ड है या कोई पॉइंट ऐसा है
जो आप भूल सकते हो, वरना मैं आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर देता। इसके साथ ही एक बात और, आप बच्चा आपका नाम प्लस आप किस जगह से हो, कौन से स्कूल से हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि भाई कहां कहां से कौन कौन से बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलो बच्चा लोग, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।